नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश की सियासत दिलचस्प मोड़ पर है, जहां मंच पर एकता के संदेश के साथ ही विपक्ष की व्यंग बाढ़ भी चलते हुए नजर आए। लखनऊ में पुलिस भर्ती के सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की सराहना की, वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर संबोधित किया। लेकिन यही मित्र शब्द जो है, ये बन गया अखिलेश यादव के तंज का कारण। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जिन्हें पोस्टर में जगह नहीं दी, उन्हें मंच से मित्र क्यों कहा गया है। उन्होंने यूपी के प्रशासनिक मुद्दों पर भी सरकार को घेरा। तो क्या अखिलेश का तंज शाह की रणनीति पर सवाल है, या फिर ये राजनीति में हाशिए पर होने की बौखलाहट है? और क्या अमित शाह का बयान जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश है? इन्हीं ज्वलंत सवालों पर होगी आज की बहस, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट हम दिखाएंगे। देखिए। अपने स्वागत करें आपका। योगी सफल लोकप्रिय सीएम, केशव मेरे मित्र। शाह के बयान पर अखिलेश का तंज विचित्र। अखिलेश बता रहे भाजपा का चाल चरित्र। पोस्टर में नहीं था चित्र तो बदल दिया मित्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिपाही भर्ती में चुने गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने मंच पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया। उनके भाषण का क्लिप सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर सियासी तंज कसा है। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा कि इन्होंने इश्तेहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। दरअसल इस कार्यक्रम के दौरान मंच पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कई मंत्री मौजूद थे। अपने भाषण की शुरुआत में अमित शाह ने सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेते हुए तारीफ की। इसके बाद केशव मौर्य का नाम लेते हुए उन्हें अपना मित्र बताया। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी। अखिलेश यादव ने दूसरा पोस्ट कर लिखा, जब बड़े लोग आए थे तो फरार आईएएस और पड़ोसी राज्य से गायब हुए खजाने का ही कुछ अता पता चल जाता। उत्तर प्रदेश को स्थायी डीजीपी मिल जाता तो यूपी का कुछ भला हो जाता। योगी सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, लेकिन विपक्ष इस अवसर को भी अवसरवादी राजनीति करार दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव बहुत करीब है। उसके पहले बिहार में भी चुनाव, दोनों चुनाव को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जिस तरीके से कल यहाँ आरक्षियों को, यहाँ पर पुलिस भर्ती को जो है जिस तरीके से नौकरी के लिए सर्टिफिकेट बांटा गया, उससे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही, क्योंकि जिनके भी परिवार का कोई भी सदस्य नौकरी पाता है तो उनका परिवार पूरे का पूरा जो है सरकार का ऋणी होता है और सरकार का कर्ज उतारने के लिए उसको चुनाव में जो है वोट ज़रूर करता है। एक तरफ अगर आप देखें केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे तो वो भी अमित शाह के बहुत नज़दीक थे। अब उनका व्यंग करना ही कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मानसिकता को दर्शाता है कि आप जनता के मुद्दों को उठाने का काम नहीं करते, जनता के बीच में जाने का काम नहीं करते। सदैव आपकी राजनीति अगर सिर्फ विरोधी के रूप में है, विपक्ष के रूप में आप बने, ठीक है, लेकिन कभी न कभी सरकार की किसी न किसी काम की प्रशंसा भी जरूर किया करिए, तारीफ भी जरूर किया करिए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ एक मंच पर सार्वजनिक रूप से नजर आए। लखनऊ में पुलिस भर्ती के नियुक्ति पत्र वितरित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने आए अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी के कामों की जमकर तारीफ की, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बनाकर दोनों नेताओं के बीच बेहतर सियासी तालमेल का संदेश देने के साथ साथ सूबे के जातीय समीकरणों को भी साधने की कवायद करते नजर आए। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सियासी तंज ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर अखिलेश के तंज के सियासी मायने क्या हैं? सवाल यह भी कि क्या अमित शाह साध गए यूपी का जातीय समीकरण? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव कुंठा से ग्रसित हैं? लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ, अशोक पांडे हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, एडवोकेट कपीश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर राहुल राजभर हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, राजकुमार सिंघल हैं, दलित चिंतक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। और शुरुआत यहाँ पर कर रहे थे अशोक पांडे जी से। अशोक पांडे जी, गृह मंत्री अमित शाह है और उसके बाद जिस तरह की टिप्पणी हमने सुनी अखिलेश यादव की तरफ से, जो उनका आपने पोस्ट भी देखा, उसके बाद आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आपको बता दें कि माननीय अमित शाह जी आए थे, गृह मंत्री जी, और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी और मेरे मित्र केशव प्रसाद मौर्य जी, इसमें कौन सी बुरी बात है? अखिलेश जी तो मंच पर से ही अपने चाचा को भगा दिए थे, मेरे शत्रु शिवपाल जी कह के भगा दिए थे, अपने पिताजी को मेरे शत्रु पिताजी कह के भगा दिए थे। लोग देख रहे थे, मतलब आज भी तस्वीरें इनको दिखा दीजिए। और केशव प्रसाद मौर्य को मित्र कह दिया, दुश्मन तो है नहीं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के यशस्वी और सफल मुख्यमंत्री कहा, ये कितनी बड़ी बात है। उसी मंच पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान अखिलेश जी को नहीं सुनाई दिया। अखिलेश जी ने कहा कि पुलिस भर्ती में पारदर्शिता के आधार पे पुलिस की भर्ती हुई है। समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो पैसा लेके भर्ती किया जाता था। सीधे शिवपाल यादव, राम गोपाल, ये लोग पैसा लेते थे और एक ही बिरादरी के लोगों को भर्ती करते थे। इस बात को अखिलेश जी को सुनाई नहीं दिया। उन्हें इत्र मित्र सित्र यही सुनाई देता है। अखिलेश जी, माइनस राजनीति बंद करो, प्लस की राजनीति करो, वरना यह माइनस राजनीति तुम्हें माइनस कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कपीश श्रीवास्तव जी, आपने रिएक्शन अशोक पांडे जी का भी सुना और बीजेपी के तमाम नेता इस पर कह रहे, ये भी उनका कहना है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की बौखलाहट सामने आ रही है। जी देखिए, हमारे मित्र जो हैं तुलसी बाबा, हम इनको कहते हैं, ये बनारस से हैं, लेकिन ये कबीर दास की बानी बोलते हैं कि बरसे कंबल और भीगे पानी, यानी कि सामाजिक आईना ये उल्टा देखते और दिखाते। हकीकत क्या है? अगर आपके साथ दो लोग खड़े हैं और आप एक को कहें कि ये मेरा मित्र है, तो दूसरा क्या होगा? और ये 36 का आंकड़ा किसको नहीं पता है? केंद्र सरकार से जो उत्तर प्रदेश सरकार का 36 का आंकड़ा रहा है, तमाम बार प्रभारियों के बीच में तालमेल आया और तमाम चीजों को लेकर के वो सामने चीजें आई। इनके अपने वेबसाइट से नरेंद्र मोदी जी की फोटो गायब हो जाती उत्तर प्रदेश सरकार की, आप उठा के देख लें। तो ये जो चीजें हैं इनके यहाँ, ये कौन नहीं जानता कि योगी आदित्यनाथ जी की नकेल कसने के लिए ही AK शर्मा साहब को भेजा गया था। ये बात अलग है कि योगी आदित्यनाथ जी का भाजपा के विरुद्ध जो चेहरा एक हिंदू विवाहवानी को लेकर इतना बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी, आपको याद होगा, 200 विधायकों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है वो विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया था जब पिछली बार इनकी सरकार थी। क्या हो गया? उनका क्या बिगड़ गया? और यही केशव प्रसाद मौर्य साहब हैं जिनको उन्होंने स्टूल नसीब कराया, साथ ही जो उनका सचिवालय में लगा था तख्ती, वो सब नचवा फेंकवा दिया था। क्या आप लोगों ने कवर नहीं किया था? तो ये सारी चीजों को लोगों को मालूम है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य जी के घर पहुंचने में 4.5 साल लग गए थे और उसके बाद से आज फिर वही है, ढाक के 3 पाक। ठीक है। तो जो आपकी आपसी कला है वो आपके सामने है और इस आपसी कला को आप 2024 के इलेक्शन में इन्हीं के काशी में देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2 बजे तक पीछे चल रहे थे अजय राय साहब, और 20 बूथ ऐसे हैं जहां पर एक वोट की बोहनी नहीं हुई हमारे गंगा पुत्र को, जिनको मां गंगा ने बुलाया था। तो तुलसी बाबा बैठे हैं, इनसे पूछिए कि 2 बजे के बाद क्या ऐसा खाना पका कि योगी आदित्यनाथ बनारस गए और बनारस बैठ गए, तब जाकर के योगी जी जो है वो प्रधानमंत्री जी को जिता सके। ठीक है कपीश जी, मैं लौटूंगी तो आपके पास, अशोक जी आपके पास भी आऊंगी। हुआ होगा ना जी, डॉक्टर राहुल राजभर, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष के पास क्या मुद्दों की कमी हो गई है? क्या अब इस तरह के मसले उठाए जा रहे हैं? डॉक्टर राहुल राजभर। देखिए मोनिका जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच तालमेल का अभाव है,
तो उसको लगातार जो है विपक्ष इंगित करते आई है। तो उसी बात को आप देखिएगा, अमित शाह के पूरे भाषण में भी स्पष्ट हुआ। अमित शाह ने बहुत भाषण के शुरुआत में ही इस बात को कहा कि हम सब लोगों से नारा लगवाया कि उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के नाम पे नारा लगाइए। आप जो है जय हिंद लोगों से नारा लगवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को इंगित कर रहे हैं। तो साफ साफ ये कहना चाह रहे, देखिए हम सब जान रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ रहा है, और ये क्राइम बढ़ रहा है तो किस लिए बढ़ रहा है, ये पूरी तरीके से गृह मंत्री बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बैठी हुई है, आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो अब इस जो है तालमेल के अभाव का जो दुष्परिणाम है उत्तर प्रदेश की जनता फेस कर रही है, और उसके संबंध में सवाल उठाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐतराज हो रहा है। भाई क्यों ऐतराज हो रहा है? डॉक्टर राहुल, तालमेल की कमी का एग्जाम्पल, मतलब तालमेल कम दिख रहा है, इसका क्या तात्पर्य क्या है इसका? जरा कम शब्दों में इलैबोरेट कीजिए प्लीज, 10 सेकंड। तालमेल कम दिखने का सवाल तो छोड़िए, तालमेल है ही नहीं। आप देखिए लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग सिस्टम उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ से निकल चुकी है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं। यही आप कौशाम्बी में देख लीजिए, एक पाल समाज की लड़की के साथ रेप होता है और उत्तर प्रदेश की सरकार रेपिस्टों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। यही बनारस में एक राजभर की हत्या होती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस अपराधी को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। अपराधी जो भी अपराधी जो है योगी जी की जाति का है, उसको बचाने के लिए योगी जी खड़े हो जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र के नेता हैं वो नाराज है कि भाई तुम अपने बिरादरी के अपराधियों को बचा रहे हो, और जो एक पैन हिंदू मूवमेंट है उसको खत्म कर रहे हो। तो आर्यू पांडे जी, आर्यू आप से ले रही हूं जवाब, रुक जाइए। योगी जी के चाल चरित्र और मुखौटे से बहुत नाराज है। बस अब वो जो है जल्द ही जो है कोई बड़ा निर्णय भी लेगा इनकी विदाई के लिए। आप देखिएगा लगातार कोई उत्तर प्रदेश की जो खस्ता हाल आर्यू पांडे जी, आर्यू रिएक्शन ले रही हूँ, रुक जाइए, ले रही हूँ जवाब करते पकड़ा गया है। चलिए दीजिए, काउंटर दीजिए। अशोक पांडे जी 10 सेकंड में प्लीज। अशोक पांडे जी की जानकारी मैं दुरुस्त कर दे रहा हूँ। ठीक है, बनारस में राहुल जी हो गया कि कहीं रिएक्शन सबका लेना, फिर आगे भी बढ़ना है और सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है राहुल जी, हो गया, ठीक है। अजय राय का पीए चोरी करते और लड़कियों से बदसलूकी करते गिरफ्तार है छेदगंज थाने में। आप पता लगा लीजिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष का निजी सचिव, जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का निजी टॉपिक से ना भटके सर, ऐसे बहुत सारे मैटर इकट्ठे हो जाएंगे। चलिए ठीक है, राजकुमार सिंघाल जी का रुक कर लेते। राजकुमार सिंघाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। राहुल जी मैं लौटूंगी, वक्त ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक है राजकुमार सिंघाल जी, 2027 का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पर याद दलितों की आ रही है। मोनिका जी, आप एक चीज देखिए, जब कभी कोई भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, 2017 में जब चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, और उन्हीं की देखरेख में चुनाव हुआ था। और सबको लगा कि भाई ओबीसी का चेहरा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। योगी जी ने डाका डाल दिया और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनते हुए खुद मुख्यमंत्री बन गए। तो ये नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश का मिजाज है, कब किसका क्या नंबर आ जाए। पर दलितों की जो मैं बात कर रही हैं आप अभी, तो मैं एक चीज बता दूं, इस बार का जो चुनाव होना है 2027 का, वो इस तरीके से चुनाव नजर आता है कि जैसे कहते हैं कि न मुसलमान ये कहता है कि भाई जब जिसको भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा, कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा हम उसको वोट करेंगे। तो वो स्थिति दलितों की हो गई है। आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच वाला ये मामला चल रहा है कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी चंद मनवादी नेता, चंद अधिवक्ता है मनवादी, वो लोग मूर्ति नहीं लगने दे रहे। वहां का प्रशासन, सरकार बिल्कुल अपंग नजर आती है। 1 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन वहां कुछ भी कोई न तो शासन बोलता है न प्रशासन बोलता है, और ये कहते हैं आंदोलन करने वाले आंदोलन करके चले जाते हैं। कोई ये जवाब नहीं देता कि भाई मूर्ति क्यों नहीं लगेगी जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है। तो इन ऐसी घटनाओं से उत्तर प्रदेश में ये जब घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा हाशिए पर रहता है। आप ये देख लीजिए, केंद्र की राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ा प्रदेश है। हाँ। करीब 25 करोड़ आबादी है यहाँ पर, और 25 करोड़ आबादी देश की राजनीति का इतिहास लिखती है
और ये जब जाति की समीकरण होता है तो अपने हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड कर लेती है भाई किसको क्या करना है। भाई आप ये देख लीजिए ग्वालियर वाले मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है, जबकि ये देश का मुद्दा हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से कपीश जी का रुख कर लेते हैं। कपीश श्रीवास्तव जी, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जब कंस्ट्रक्टिव काम हो रहे हैं तब भी विपक्ष अप्रिशिएट नहीं कर रहा। भाई वो मसले जिनका जनता से सरोकार है और जो मसले नहीं उठाए जा रहे सरकार द्वारा, संज्ञान नहीं लिया जा रहा, विपक्ष उठा रहा है, वो लॉजिकल है। लेकिन जहां पर जनता के लिए काम हो रहा है उन मामलों में भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कुछ ना कुछ खोट ढूंढ ले रहा है और उसके बाद वो मामले उठाए जा रहे हैं, यानी कि टेक्निकली मसले हैं ही नहीं। मोनिका जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का पिछले 2 बार का जो घोषणा पत्र है वो उठा लीजिए और एक बार देख लीजिए कि जो जो ये वादे पूरे किए थे उनमें से कौन से वादे इन्होंने पूरे करे। अभी जो सीधा हिस्सा है वो हम आपको कह रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार दोबारा बना देंगे आप, तो हम उत्तर प्रदेश में बिजली की यूनिट सस्ती कर देंगे आधे दाम, और उन्होंने डिसाइड किया था कि किसानों को मुफ्त कर देंगे। अगर हो गई हो तो हमें आप बता दें, मैं मान लूंगा कि समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, विरोध करने के लिए विरोध कर रही है। अगर 2022 तक इन्होंने कहा था किसान की आय हम दोगुनी कर देंगे, और अगर इन्होंने दोगुनी कर दी हो तो हमें बता दी। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को पराली जलाने के ऊपर जो तमाम चीजें लागू की थी कि हम नोटिस नहीं करेंगे, हम उन पे मुकदमा नहीं करेंगे, वो उठा लेंगे, वो भी नहीं किया। वो भी उसी तरीके से कोई ऐसा ये काम हमको लखनऊ शहर के अंदर ही बता दे, पूरे उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए। राजधानी तो सबसे बड़ी चीज होती है ना। अभी थोड़ा सा पानी बरसता है तो लखनऊ राजधानी में वाटर लॉगिंग हो जाती है, और वो भी कहाँ, हजरतगंज जैसे जगहों पे, गोमती नगर जैसे जगहों पे नहीं उबार पाए। ठीक। तीसरी चीज मैं कह रहा हूँ, लखनऊ के अंदर जो मेट्रो हम लोगों ने लगाई और जिस स्टेशन तक बनाया, उसके बाद अगर इन्होंने एक स्टेशन बनाया हो तो हमारे मित्र बता दें, हम मान लेंगे कि हम इनकी बुराई के लिए बुराई कर रहे हैं, खाली दिखावे के लिए बुराई कर रहे हैं। लेकिन इनकी बुराई तो हकीकत है। ये धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, ये जाति के नाम पर लोगों का अवशोषण करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दलित समाज के ऊपर ये अपना जो है उड़ा चला रहे हैं, जिस तरीके से दलित समाज में बाराबंकी के अंदर दलित समाज के एक व्यक्ति पर पेशाब की इंजेक्शन लगाई गई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सर पर पेशाब किया गया और शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोया था, धो देने से उसके आत्मा पर जो पेशाब आपने किया और आपके नेता शुक्ला जी ने करवाया था, क्या वो हो गया, सही हो गया? ठीक है। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई एक संस्थान बता दो तो जो उत्तर प्रदेश को इंडिया लेवल पे ही कम से कम खड़ा कर रहा हो, जो आपने बनवा दिया हो। ठीक है, तो मैं मान लूं। और दूसरी एक बड़ी चीज मोनिका जी, एक बड़ी चीज ये हमको सिर्फ बता दें कि बनारस के अलावा प्रधानमंत्री जी ने समूचे उत्तर प्रदेश में कोई घोषणा की हो, कोई अपने फंड से कोई चीज दी हो तो हमें हमारे मित्र हमको अवगत करा दें। गोरखपुर के लिए ही बना दें, जो उत्तर प्रदेश में हमारे मुखिया है योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कर्मभूमि है। आप यहाँ के लिए अगर कोई फंड दिए हो, केंद्र सरकार ने दिया, तो मुझे बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि केंद्र और राज्य के संबंध बड़े अच्छे हैं। ठीक है कपील जी। अशोक पांडे जी, काउंटर। देखिए, आपको बता दें, इनके जमाने में बिजली आना एक खबर, हमारे जमाने में बिजली जाना खबर। सीधे सीधे प्रधानमंत्री ने किसानों के जेब तक पैसा पहुंचाने का काम किया है। क्या ये गलत है? प्रधानमंत्री निधि का पैसा सीधे गरीब किसानों के जेब तक पहुंचने का काम हो रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज था, इनके लिए नारा लगता था बाबा रटा हुआ नहीं, बाबा रटा हुआ नहीं चलेगा, आप विद्वान आदमी, समझ लो उसमें बैठा गुंडा। आप मुझे बता दीजिए, बनारस के अलावा केंद्र सरकार ने अपनी योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश में किस जिले को दी है? हर जिले में इनका एक गुंडा जिलाधिकारी हुआ करता था। मोनिका जी, इनसे पूछ लीजिए, ये कथा सागर नाम बाजे जो मैंने इनके ऊपर प्रश्न खड़ा किए हैं उसका ये जवाब दें। कोई दिखाई हमारी सरकार नहीं चल रही है, पुलिस का उपयोग, हमारी सरकार नहीं चल रही है। आप विपक्ष में नहीं बैठे हैं, आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं। आपका टेप रिकॉर्डर बाबा शुरू हो गया। आज तुलसी बाबा टेप रिकॉर्डर चलाइए, गुंडे जेल में। अरे महाराज, आप बहुत ही बुद्धिमान कपील जी बोलने दीजिए, अशोक पांडे जी संक्षेप में बात करिए। सुचारू रूप से चल रही है।
उत्तर प्रदेश में कोई व्यापार लगाने को तैयार नहीं था, 12वां नंबर पर था। इनका आज टेप रिकॉर्डर किसी ने लगा दिया है। प्रदेश है ना इनके कान में आवाज जा रही है तुलसी बाबा की, और ना ये वचन दे पा रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म है और उत्तर प्रदेश में आज ठीक है। बिजली आ रही है। महाराज पता ठीक नहीं है। कहाँ चले गए। हिंदुस्तान डकैती में तो अब किसानों ठीक के है पांडे जेब जी। तक भारतीय जनता पार्टी ही डाल रही है। का पैसा पहुंच रहा है। भारतीय ये जनता दिखाई पार्टी दे रहा ही है। डकैती डाल ये रही लोग है। तो अंधे लोग हैं या लोगों कहते हैं के हम आरक्षण सांप्रदायिकता पर डाल रही है फैलाते हैं। डकैती। चलिए ठीक है डॉक्टर राहुल राजभर, डकैती करती है। अब देखिए चूंकि चुनाव सर पर है 2027 के, तो क्या यही बड़ी वजह है कि किसी भी पार्टी का हम जिक्र कर ले, हर पार्टी यहाँ पर अल्पसंख्यकों की बात भी कर रही है, यहाँ पर दलितों की बात भी की जा रही है। ठीक है पांडे जी, आपकी बात आ गई, अब और भी 2 लोग हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी सर, वक्त दे दीजिएगा प्लीज। बाबा का टेप रिकॉर्डर शुरू है। बताया मनका जी। डॉक्टर राहुल राजभर, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2027 के चुनाव की वजह से ही क्या लगातार यहाँ पर हम अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की बात कर रहे हैं? क्या यही एक बड़ी वजह है कि इसीलिए तेजी नजर आ रही है? कौन बात कर रहा है? आप भारतीय नहीं जनता कर रहे पार्टी हैं, बात कर कांग्रेस रही बात है। नहीं कर रही है, कांग्रेस नहीं याद करेगी, आपको नहीं चाहिए वोट। नहीं देखिए, हाँ। वोट का सवाल अगर कांग्रेस पार्टी के लिए रहा होता तो फिर स्थितियां कुछ और रही होती। वोट आज का भारतीय सवाल जनता आपके लिए है ही पार्टी नहीं। का- हाँ, देखिए, हमारे लिए दलित का सवाल वोट का सवाल नहीं है, हमारे लिए मुसलमान का सवाल वोट का सवाल नहीं है, हमारे लिए पिछड़े का हित का सवाल वोट का सवाल नहीं है। हम सच्चे अर्थों में इनके बराबरी के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश का दलित, डॉक्टर राहुल राजभर, मजलूम, राजनीतिक वंचित, मंच नहीं है उसको ये, ताकत प्लीज। मिले। आप देखिए, राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन मैं- क्यों लड़ती हैं? मैं वोट मोनिका पाने के जी- लिए ही लड़ती हैं, आप कैसी मोनिका बात जी, कर रहे हैं? कांग्रेस हाँ। लगता है आप कांग्रेस की पूरी जो है उद्भव जो हुआ है, जो उसकी विकास की प्रक्रिया है, उससे आप नहीं वाकिफ हैं। कांग्रेस जो कुछ कर रही है, कांग्रेस का जो मौजूदा वजूद है, जो आधार है, जब कांग्रेस की सरकार है, उसमें बच्चा वाकिफ है। तो मेरी इंटेलिजेंस तो आप छोड़ दीजिए डॉक्टर राहुल राजभर। हाँ बताइए। हम न्याय के लिए लड़ते हैं, हम बराबरी के लिए लड़ते हैं। इस देश में संविधान सम्मत सरकार चले इसके लिए लड़ते हैं, और हर कमजोर वंचित के साथ खड़े हैं, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पसमंदा हो, चाहे मुसलमान हो, हर वर्ग। हम चाहते हैं कि सबके बराबरी और न्याय की लड़ाई इस देश में लड़ी जाए और सबको उसका वाजिब हक दिया जाए। तभी आज देखिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर जातिगत जनगणना के सवाल पे आके खड़ा होना पड़ा। नहीं तो यही भारतीय जनता पार्टी दिन रात जो है जातिगत जनगणना के सवाल को गाली देती थी, और इन्हीं के नेता कहते थे जो करेगा जाति के बाद उसको पड़ेगी लात। लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई की जीत है कि उनको मजबूर होना पड़ा और जाति जनगणना के सवाल को स्वीकार करना पड़ा। ठीक है, राजकुमार सिंघाल जी, जाति जनगणना भी हो रही है, अब इससे क्या कहेंगे? मोनिका जी देखिए, जाति जनगणना का अभी घोषणा हुई है। हाँ। वो कहीं नहीं रही है। अगर होगी तो उसके बाद में मालूम अधिसूचना पड़ेगा जारी कि भाई है, क्या कितना बात कर रहे हैं रिजर्वेशन आप? किसको क्या। हाँ। इनको तो मेरे कराना कहने का पड़ेगा मतलब ये है, राजकुमार जी, आप इनको उत्तर कराना प्रदेश की बात पड़ेगा। कर रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किराए में 1 लाख पर 7.4 पॉइंट दर रेट है इसकी। किराया बढ़ा है कि घटा है? उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं, बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट पाट ये सब होता नहीं हो। तो मेरे कहने का मतलब ये नहीं समझ आ रहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि किराया नहीं हो रहा है। ये रिपोर्ट कहां से आ रही है फिर? इसके हम लोग तो बना नहीं रहे, एनसीआरबी बना रही है रिपोर्ट। तो मेरे कहने का मतलब है आप जो दिख रहा है वही दिखाइए। रही दलितों की उत्तर प्रदेश की बात, तो भाई दलितों को तो ऐसा हो गया है, आप कभी भी उठाकर देख लिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, अन्य पार्टियां हो, जब जब चुनाव होता है तो दलितों की बात होती है। दलितों के खाना भी खाएंगे, बुलाएंगे भी, कुछ चलिए देखना होगा कि दलितों का वोट किसे जाता है, किस पार्टी को जाता है, या फिर ये वोट जो है बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही था आज के लिए। तो दलितों के वोट बैंक को लेकर बात हो रही है, और अब ये भी देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से मंच से स्वामी प्रसाद मौर्य को मित्र कहकर बुलाया, क्या ये जाति समीकरणों को साधने की कोशिश थी, और अगर ये कोशिश थी तो क्या वो साध ले गए हैं? अखिलेश यादव के बयान के मायने भी हमने समझने की कोशिश की। बहरहाल 2027 का चुनाव जाहिर है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।
दलितों का वोट किस तरफ जाएगा, क्योंकि बीजेपी भी जाहिर है कोशिश ये कर रही है कि दलितों का वोट भी उसकी तरफ आए, अल्पसंख्यकों का वोट भी आए, और उसके लिए वो काम करती हुई नजर भी आ रही है। मैं 42 बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।